हाय स्टूडेंट्स, आज सीएमए इंटर दिसंबर 25 के लिए बीएलई का पेपर हो गया और बीएलई के पेपर का हम एनालिसिस करें तो जो एमसीक्यू थे वो तो नॉर्मल थे, मॉडरेट थे। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो थोड़ा सा नॉर्मल से अपर लेवल का था, हालांकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो नहीं था लेकिन नॉर्मल से अपर लेवल का था, इसलिए मार्किंग जो है वो अच्छी ही होने की संभावना है। अब आप लोगों को इसके साथ में एमसीक्यू सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये एमसीक्यू सॉल्यूशन भी आप देखें। आज का जो पेपर हुआ था उसके एमसीक्यू सॉल्यूशन और रिमेनिंग आगे के पेपरों के भी एमसीक्यू सॉल्यूशन हम डालेंगे, तो आप ये एमसीक्यू जो सॉल्यूशन है ये आप बाकी हर एग्जाम के बाद आप देख सकते हैं। और अगला पेपर आपका जो है वो है ओएमएसएम का। तो अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगाए, तो इसलिए ओएमएसएम की स्टडी करो। तो ओएम में तो क्या है कि जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें तो जो आप लोगों ने पहले फॉर्मूले पढ़ रखे हैं और जो कंसेप्ट, स्टेप, एजम्पशन वो है उनको थोड़ा सा ढंग से देख लो और जो क्वेश्चन है उनकी ऑडिटिंग कर लो, क्योंकि अब एक एक क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत तो है नहीं, इतना टाइम भी नहीं है। और जो उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो जो आपने पहले पढ़ रखा है उसके जो अंडरलाइनिंग कर रखी है उसी को रिवाइज कर लो। और जो आपका एसएम पोर्शन है पूरा थ्योरेटिकल है, तो उसको भी जो आपने अंडरलाइन करी हुई चीजें हैं उनको ढंग से एक बार देख लो, तो उससे आप लोगों का पेपर जो है जो सब चीज आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है सब याद आ जाएगा। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में पूरी प्लानिंग बना लो कि आज क्या करना है और कल कितना पोर्शन करना है, जिससे कि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं रहे। और कोशिश करो कि प्रैक्टिकल पोर्शन तो आज कर लो और कुछ थ्योरी भी कर लो, क्योंकि प्रैक्टिकल लॉन्ग लास्टिंग होता है, थोड़ी लेटेस्ट देख के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। A very warm good evening to my dear CMA students। आज आपका पेपर नंबर 5 दैट इज फर्स्ट पेपर इंटर का था, दैट इज बीएलई का। आई रियली होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं जस्ट एक क्विक डिस्कशन करने आई हूँ अबाउट एमसीक्यूज एंड पेपर काफी इजी था। आई रियली होप आपके एमसीक्यूज में से 30 आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी एमसीक्यूज बेटा। चलिए let's talk about first MCQ बेटे। which article of the Constitution of India mentions about the right of minorities to establish an administrative educational institutions। हम क्लास में पढ़ते भी हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज, मैंने क्लास में बहुत बार समझाया है बेटा कि एज सच स्पेसिफिक आर्टिकल नंबर याद नहीं करना है, बट कभी कभार क्या आ जाता है आर्टिकल नंबर पूछा जाता है, तो जो स्पेसिफिकली नंबर लिखे हुए हैं वो अपने को याद कराए जाते हैं। स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बच्चा। कोई सी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आर्टिकल 30 इज द एप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर। आई रियली गेस आप लोगों का सही गया हो बेटा ये। इन अ कंसिलिएशन अगेन वेरी इजी, कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन वगैरह अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े, मेडिएशन। तो क्या बोलता है इन अ कंसिलिएशन इफ नो कंसेंसस, अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग अचीव नहीं हो पाती है बेटा बिटवीन द पार्टीज एंड द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल, द पार्टीज कैन रिजॉर्ट टू। अगर कंसिलिएशन में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाई तो मैंने आपको बताया था हम थोड़ा और अपर लेवल पे जा सकते हैं जहां पे एक फर्म डिसीजन आता है, तो वो क्या होता है आर्बिट्रेशन। ना तो लोक अदालत ना ही कोर्ट, कोर्ट भी हम बहुत बाद में जाएंगे, तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चा आर्बिट्रेशन। क्वाइट इजी क्वेश्चन, ये लाइन एज इट इज बुक में लिखी हुई है बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल पहले दिन ही फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ाया जाता है, क्या आएगा यहाँ पे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल वो सब्सटेंस है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर करता है, क्या नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या क्या फ्रेमिंग है, वो सब बताया जाता है बच्चा। तो करेक्ट आंसर इज बी। Again one of the very easy question बच्चा, when parties to a contract substitute with a new one। पहले तो बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोवेशन। जब हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको बोला जाता है नोवेशन। और अग्री टू रिसाइन कैंसिल कर देना, ऑल्टर कर देना ऑल्टरेशन, इन सारे केसेस में क्या होता है दैट इज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। हमने पढ़ा था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ये उसी के केसेस हैं। तो वेरी वेरी इजी, इसका आंसर फॉर श्योर क्या आएगा बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ पे चलेंगे बच्चा। अ गारंटी इज अ ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट, बार बार ट्रायंगल बना के पढ़ाया जाता है। एक डेटर होगा एक क्रेडिटर होगा, डेटर के लिए श्योरिटी आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आंसर होगा बच्चा प्रिंसिपल डेटर, उसके बाद क्रेडिटर एंड दी श्योरिटी। अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, प्रिटेंडेड बिडिंग
क्या कर रहा है, वो अपना बंदा बिठा रहा है, उससे बिडिंग को क्या कर रहा है, वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है एट एन ऑक्शन टू रेज द प्राइस। बताइए द सेल इज वॉइडेबल, बायर के पार्ट पे वॉइडेबल, वॉइडेबल का मतलब क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो वेरी इजी, ये तो बहुत बार बार पढ़ाया जाता है क्लास में बच्चा। तो क्या आएगा इसका, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बेटे, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। मैम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बाद एम्बिगस इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट भी होता है, बट क्या नहीं होता, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जैसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं होता है। तो नॉट में फॉल्स आंसर क्या हो जाएगा, कौन नहीं होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो डी हैज टू बी द करेक्ट ऑप्शन। हम आगे बात करेंगे बच्चा, नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड आफ्टर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कितना इजी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के बाद कौन सी पार्टनरशिप, बताया था एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ब्रिज बनाने का, राइट, उसके बाद कोई टेंडर को परस्यू करने का, जैसे ही काम खत्म कौन सी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो आंसर क्या आएगा, बी, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। आगे चलते हैं, 9 क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 30 ऑफ द एलएलपी एक्ट when the liability of LLP and its partner considered unlimited, कब एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, जब वो डिफ्रॉडिंग इंटेंशन से काम करता है, राइट। तो डिफ्रॉडिंग इंटेंशन वाला किसमें दे रखा है ऑप्शन डी, व्हेन एन एक्ट इज कमिटेड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, राइट। ये तीनों केसेस में बच्चा अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, आपको पेनल्टीज या फाइन पे करना पड़ता है, बट डी ऑप्शन में अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है बेटा। अगेन इजीएस्ट क्वेश्चन, क्लियरली क्रिस्टल कलर लिखा है बुक में, within how many days LLP must appoint a designated partner, within 30 days बेटा। तो आंसर क्या आएगा, 30 days। आगे बात करते हैं, which of the following amounts to safety measures, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स होते हैं। भाई ये बाकी सारे क्या हैं बच्चा, ये बाकी हैं हेल्दी हेल्थ सेफ्टी मेजर्स। बाकी आपको अपनी फैक्ट्री में क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कोई भी मिसहैप नहीं हो, तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चा, फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री। आगे बात करेंगे 11, एज पर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू इशू बोनस शेयर्स। वेरी इजी, आपकी बुक में बोनस शेयर्स कहां से इशू किए जा सकते हैं, क्लियरली ए बी सी लिखा हुआ है, तो इसमें से इशू कर सकते हो, मतलब किसमें से इशू नहीं कर सकते, आर, दैट इज रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट से नहीं कर सकते हैं। 13 पे आएंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कैन हैव विदाउट पासिंग अ स्पेशल। मैक्सिमम नंबर जनरल कितने हो सकते हैं बच्चा, 15, मिनिमम कितने, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट, 3 इन केस ऑफ पब्लिक, पढ़ाया जाता है ये अपने को क्लास में, ठीक है। तो 15 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 13 का आंसर बी। आगे चलेंगे, एट एवरी एजीएम नॉट लेस देन ऑफ द टोटल नंबर शेल रिटायर। कितने रिटायर होते हैं, कितने परमानेंट होते हैं, 1/3 तो परमानेंट होते हैं, कितने रिटायर होते हैं, 2/3, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या डिसएडवांटेज है, अगर आप ए बी सी पढ़ेंगे ये क्लियरली एडवांटेजेस दिख रहे हैं, और डी इज क्लियर डिसएडवांटेज, दैट इज डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, इसमें डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंस्टीट्यूट ने बहुत समझ के पेपर बनाया है बेटा, काफी इजी पेपर है। आई रियली होप आप लोगों के 15 में से 15 से ही गए हुए हो, और जब मैंने सब्जेक्टिव पेपर देखा तो वो काफी इजी था, वो भी अटेम्प्टेबल था। आई रियली होप एंड विश कि आपके 90+ मार्क्स आए। थैंक यू फॉर दी session. Thank you.